So today we are going to cover the contingency contracting. ये भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी बिहेवियर हमें मॉडिफाई करना है, चाहे वो एडेप्टेबल वाला बढ़ाना है या मेंटेन करना है, या मैल एडेप्टिव बिहेवियर जो है रिड्यूस करना है या एलिमिनेट करना है, दोनों ही केस में ये लागू है। तो इसमें जो है हम कॉन्टीजेंसीज क्रिएट करते हैं। कॉन्टीजेंसीज मतलब कि क्या होने पे क्या होगा। इफ दिस हैपेंस देन वी विल डू दिस, इफ दिस हैपेंस वी विल डू दैट। तो ऐसे जो है वो क्लाइंट के साथ में बैठ के डिसाइड की जाती है कॉन्टीजेंसी, जो कि वेरी वेल स्पेसिफाइड, अभी समझाऊंगा क्या क्या होता है, विच आर वेरी वेल स्पेसिफाइड एंड क्लियरली अंडरस्टूड बाय द क्लाइंट एज वेल एज अ थेरेपिस्ट। कंफ्यूजन का उसमें कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टिंग वर्ड इसीलिए कि जो क्लाइंट है वो एग्री करता है कि यस हम ये करेंगे। अगर वो एग्री नहीं करेगा तो कुछ भी बना लो तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो उसके एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जैसे होता है रिटन में, वो होता है। तो और इसमें जो है थेरेपिस्ट जो है जितना हो सके निगोशिएट जो है कर सके वो करना चाहिए। बार्गेनिंग जैसे होती है ना, लेटर से कि सिगरेट का है, वो डेली 20 सिगरेट पीता है, तो वो एग्रीड तो है सिगरेट कम करने के लिए। वो कह रहा है कि नहीं मैं तो फिर कम से कम 17 तो पीऊंगा ही पीऊंगा। तो निगोशिएट करके उसको 15 पे ले आओ, ऐसे इतना तो कर सकते हैं, लेकिन फोर्स नहीं करना है। क्योंकि अगर आर्बिट्रेरीली वन साइडेड कर दिया तो फिर वो मानेगा नहीं, फिर वो होगा नहीं वो सक्सेसफुल। इसलिए निगोशिएट जैसे समझौता करते हैं ना लेन देन में, बार्गेनिंग टाइप, वो दैट यू कैन डू, और जितना पॉसिबल है उतना करना है। सो ये जो है कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लास में। जो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो करते हैं, तो उनको एग्जैक्टली जो है स्टूडेंट्स को पता होता है कि क्या करने पे क्या होगा, कि हम ऐसे 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 होमवर्क करेंगे, ये चीज़ें लिखेंगे तो हमको इतने नंबर मिलेंगे, या हमने ये हरकत करी तो ये सज़ा मिलेगी, वट एवर दैट में बी। तो वो क्लियरली स्टूडेंट्स को पता होता है, तो उसकी वजह से टीचर जो है बड़े बढ़िया से उनका बिहेवियर को जो है मॉडिफाई और कंट्रोल कर पाती है। तो ये हो गया। जैसे एग्जाम में भी कि अगर एग्जाम में अपना सामान लेके नहीं आए हो तो बोरो करने को नहीं दिया जाएगा। तो स्टूडेंट पता है कि नहीं लेके आया तो लेने नहीं दिया जाएगा, तो एग्जाम में उसको फिर कम मार्क्स आएंगे, जो स्केल वगैरह कुछ चाहिए अगर तो इस तरह से किया जाता है। अब बात आती है कि कॉन्टिजेंसी को रीइंफोर्स कैसे किया जाए। सो इसमें जो है दो तरीके हैं। या तो हम जो है उसको कोई ऐसे रिवॉर्ड एरिया में काम करने को दे, जैसे बच्चे को सपोज लेटर से कि कोई कंप्यूटर पे काम करना पसंद है, तो एक डिजायर्ड बिहेवियर करने पे उसको जो है कंप्यूटर पे काम करने दिया जाए। एक तो ये है। या कोई स्पेशल प्रोजेक्ट जो सबके लिए नहीं है, बस इसने जो ये काम करेगा उसको स्पेशल प्रोजेक्ट पे ले आया जाएगा। तो इस टाइप का जो है कोई काम करने से जो बच्चों में बड़ी तेजी से ये जो है रीइंफोर्स होता है कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग। देन और हाँ, प्रोग्राम। तो ये है ना, नाउ विद कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टिंग द टीचर प्रेजेंट्स द वर्क दैट नीड्स टू बी डन एंड आस्क्स द स्टूडेंट व्हाट रीइंफोर्समेंट दे वुड लाइक फॉर कंप्लीटिंग द वर्क। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रीइंफोर्सर हम यूज कर रहे हैं वो स्टूडेंट के या क्लाइंट के केस में क्लाइंट के लाइकिंग का होना चाहिए। अगर स्टूडेंट को मान लो कंप्यूटर पसंद ही नहीं है, ये चॉकलेट दे रहा है, चॉकलेट वो चाहता ही नहीं है, तो फिर वो काम क्यों करेगा। तो रीइंफोर्समेंट हमेशा उसकी लाइकिंग का होना चाहिए। इसीलिए जब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं तो उस टाइम ये सब डिस्कस करते हैं, और उनसे क्लियरली बात की जाएगी स्टूडेंट से कि भाई क्लास में कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या कॉन्सिक्वेंसेस, बड़ी क्लियरली एकदम डिस्कस होता है, होता भी है। यू मस्ट हैव सीन इन स्कूल्स। सो तो अब क्योंकि वो दोनों म्यूचुअली कर रहे हैं ना, टीचर और स्टूडेंट दोनों, तो सेटिस्फैक्शन जो है म्यूचुअल होगा। इसको समझिए म्यूचुअल कैसे होगा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट के लिए हमने जो है बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया, ये बिहेवियर करना है और ये बिहेवियर करके तुम्हें ये मिलेगा। तो अब स्टूडेंट जो है वो बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है और जो चीज़ को चाहिए वो उसको मिल रही है, तो ऑब्वियसली उसके लिए बड़ा सेटिस्फैक्ट्री स्टूडेंट के लिए। और साथ ही
ये टीचर भी तो देख रहा है कि जो एक डिजायर्ड बिहेवियर है वो स्टूडेंट्स में आ गया है, तो टीचर को भी तो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि यस आई एम एबल टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, या जो डिजायर्ड बिहेवियर है वो स्टूडेंट्स में मैं ले आया हूँ। जैसे कोई भी टीचर है, हर टीचर चाहता है कि उसके स्टूडेंट जो है बहुत लाइफ में आगे बढ़े, तो अगर वो स्टूडेंट्स लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो टीचर को भी जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि यस ही और शी इज डूइंग ए वेरी फैंटास्टिक जॉब, अच्छा लगता है। तो ये जो है म्यूचुअली रिवॉर्डिंग होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोग जनरली एक ही तरफ का रिवॉर्ड समझते हैं, इट इज टू वे। फिर जो हम पहले बात कर चुके हैं, ये वही चीज दोबारा आ रही है कि कंसिस्टेंसी जो बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इसमें, कि हर बार वो बिहेवियर और हर बार वही कॉन्सिक्वेंसेस वट एवर दे में भी, जो पहले से डिसाइड हुआ है। कि हमने जैसे बोला कि हर बार जब तुम जो है एक परफेक्ट आंसर लिखोगे, 5 में से 5 मार्क्स आएंगे, तो तुम्हारे को एक चॉकलेट मिलेगी या एक 5 स्टार मिलेगी। 5 स्टार मतलब कागज पे बना देते हैं ना, वो टीचर्स बनाते हैं वो। तो हर बार कर रहे हो तो वो बहुत ही अच्छा जो है रीइंफोर्सर होता है। और अगर उसमें तुम कभी किया कभी नहीं किया, तो फिर वो कॉन्टिन्यूंसी कभी फॉलो करे कभी नहीं, तो बच्चा फिर जो है वो करेगा नहीं। फिर एक बड़ी चीज जो है बच्चे अक्सर करते हैं, इवन बड़े भी करते हैं, वह होती है रूल टेस्टिंग। तो रूल टेस्टिंग में क्या होता है कि जो जिससे कॉन्टिन्यूंसी कॉन्ट्रैक्टिंग की गई है, वो जान के नोइंगली वो जो है अपना रूल को ब्रेक कर रहा होता है। जो भी जो है रूल डिटरमाइन किया गया है उसको ब्रेक कर जान के कर रहा होता है, और एकदम ब्लैटेंटली नहीं, थोड़ा सा करेगा, नॉर्मली थोड़ा सा करेगा, ये देखने के लिए कि कितना तक जो है लीवरेज उसको मिल जाएगा, कहाँ तक जो है टॉलरेट किया जाएगा उसके बिहेवियर को जो रूल के मुताबिक नहीं है। तो अगर जो कंसिस्टेंसी नहीं होगी कॉन्टिन्यूंसी कॉन्ट्रैक्टिंग में, तो जब वो रूल टेस्टिंग कर रहा है और उस टाइम जो है हमने कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई, तो फिर वो रूल ब्रेकिंग में आ जाएगा, रूल टेस्टिंग से रूल ब्रेकिंग पे आ जाएगा फिर तो वो। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अब इसकी जो है स्ट्रेंथ यही, कॉन्टिन्यूंसी कॉन्ट्रैक्टिंग की स्ट्रेंथ भी यही है कि इसमें जो है कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर एक इंडिविजुअल ने अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट फुलफिल किया तो दूसरे को करना ही पड़ेगा। तो ये जो है बड़ा अच्छी बात है। तो ये तो मैंने बता ही दिया। अ, हाँ, अब ये जो है प्रैक्टिकल यूज़ इसका एक बड़ा अच्छा है। जैसे मैरिज काउंसलिंग में करते हैं, तो उसमें जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनमें ऑब्वियसली कोई इश्यू होगा तभी वो आए हैं मैरिज काउंसलर के पास में। तो उन दोनों से बात करके कोई कॉन्टिजेंट व्हाटएवर द केस में भी, जो कुछ भी केस हो सकता है, कि हमने कॉन्टिजेंसी एस्टैब्लिश कर ली कि भाई अगर ये ऐसा करेगा या करेगी तो फिर आप ऐसा करोगे, या ये तय बात है। तो वहां से दोनों पार्टी जो एग्री होके जाएंगे, और कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली उनको रखनी पड़ेगी क्योंकि दोनों का डिपेंडेंस है। तो वहां पे ये बड़ी जो है अच्छी सक्सेसफुल रहती है, प्रोवाइडेड बोथ आर विलिंग टू वर्क ऑन दैट। तो ये एक प्रैक्टिकल यूजेज है कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग का। स्कूल में भी बताया मैंने, रियल लाइफ में भी बताया, हर जगह यूज होता है तो इनफैक्ट। देन आता है टोकन इकोनॉमी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो अभी हमने बात की ना कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग की, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने कर तो दिया और सारे मैंने फायदे भी बता दिए, लेकिन कई बार प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि आपने जो कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग करी है वो हमेशा चाह कर भी कभी कभी फुलफिल नहीं कर सकते हो। अब जैसे आपने बच्चे को बोला कि जब भी ये करोगे आइसक्रीम मिलेगी, अब जब उसने किया उस टाइम मान लो आइसक्रीम है ही नहीं, घर में खत्म हो गई है, या बिजली गई हुई थी तो पिघल गई आइसक्रीम, नॉट अवेलेबल, कुछ भी हो सकता है। या उसने जब वो काम किया और घर पे हम थे ही नहीं, हम ऐसी जगह पे थे यहाँ पे आसपास कोई आइसक्रीम थी ही नहीं, तो अब कैसे वही होगा। तो फिर तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, तो फिर तो क्लाइंट नहीं मानेगा, वो तो फिर अपने ओरिजिनल बिहेवियर पे आ जाएगा। तो इसलिए जो है क्या करते हैं कि कुछ ऐसी चीज जो कि मटेरियल वैल्यू जिसकी नहीं हो, उसको सिंबॉलिकली उसको देंगे कि भाई जब ये तुम्हारे पास इतने इकट्ठे हो जाएंगे तो तुम इसके बदले में ये आइटम ले सकते हो। हाँ, इसमें ये जरूर ध्यान रखना है टोकन इकोनॉमी में कि जो देयर शुड बी ए मेन्यू ऑफ आइटम, मतलब एक से ज्यादा आइटम हो तो ज्यादा बेटर है। कि भाई चॉकलेट भी ले सकते हो, तुम मूवी भी देख सकते हो, तुम खेलने भी जा सकते हो,
तुम जो है अपना जो भी तुम्हारा फेवरेट फूड है वो खा सकते हो। दे शुड बी रीइंफोर्समेंट मेन्यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रीइंफोर्समेंट मेन्यू से क्या होता है कि सैचुरेशन नहीं होता है इंडिविजुअल में। जैसे मान लो आइसक्रीम बच्चे को मिलने लग गई, रेगुलर दे रहे हो आप, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, रीइंफोर्समेंट। एवरी टाइम ही और शी डज समथिंग यू रीइंफोर्स विद एन आइसक्रीम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ दिनों में सैचुरेशन हो जाएगा उसका आइसक्रीम से, अब उसको आइसक्रीम पसंद ही नहीं आएगी, तो फिर अब वो क्यों करेगा? वो नहीं करेगा। तो इसके लिए अगर रीइंफोर्स मेन्यू होगा तो वो बदल बदल के चीजें जो उसके पसंद की वो करता रहेगा, तो उसकी वजह से उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। इसलिए रीइंफोर्समेंट मेन्यू इम्पोर्टेंट है और उसमें सारे वो आइटम्स होने चाहिए जो उसको इंडिविजुअल को पसंद है। तो इसे सैटिएशन कहते हैं। सैटिएशन मतलब संतुष्ट हो जाना। सो देयर विल नॉट बी प्रॉब्लम ऑफ सैटिएटिंग ऑन एनी पर्टिकुलर रीइंफोर्सर अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो। तो अब इसका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है टोकन इकोनॉमी की? एक तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि उसके पास में लंबी लिस्ट है, तो सैटिएटिंग नहीं होगा। दूसरा क्या है कि जो रीइंफोर्समेंट का डिले नहीं होगा। आप ये जो कोई भी चिप प्लास्टिक का या एक स्टार उसको दे रहे हो, वो तो कभी भी दे सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाद में उसको ओरिजिनल चीज़ वो खरीद लेगा जब उसको जो है चाहिए होगी। तो ये डिले के इश्यू को भी एड्रेस करता है और ईज़िली जो है टोकन्स जो है हो सकते हैं। एंड और एक बढ़िया बात क्या है कि जो काम वो कर रहा है इंडिविजुअल, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे मान लो किसी बच्चे ने कोई काम बढ़िया किया, अब उस काम के बदले में कॉन्टीजेंसी में ये था कि आइसक्रीम मिलेगी। अब उसने काम बढ़िया किया, अच्छा किया और उसी टाइम आप उसको आइसक्रीम लेके खिलाने ले जा रहे हो, तो जो काम कर रहा था वो तो डिस्टर्ब हो गया ना। वही आपने टोकन उसको पकड़ा दिया, उस टोकन के बदले बाद में वो कभी भी ले सकता है, तो वो जो है उसका काम डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये इवन घर में भी जो है ये टोकन इकोनॉमी कहीं पे भी यूज हो सकती है। जैसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, साइकेट्रिक वार्ड्स में यूज होती है पेशेंट्स के साथ में। देन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी वाले जो बच्चे होते हैं, जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होम में होते हैं, वहाँ पे भी यूज होती है। इवन जेल में भी वहाँ पे भी यूज होती है, घर में भी यूज हो सकती है। तो इसके जो मल्टीपल यूजेस हैं, तो इट्स वेरी यूजफुल एंड सक्सेसफुल थिंग। अब बात आती है डिक्रीजिंग अनडिजायर्ड बिहेवियर। तो मोस्टली अभी जो हमने बात की थी वो जो डिजायर्ड बिहेवियर है, या तो उनको इंक्रीज करना या उनको सस्टेन करना की हमने बात करी है मोस्टली अभी जितनी भी बात करी है। तो अब डिक्रीजिंग की तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कहीं कहीं डिक्रीज करना होता है, तो वो कैसे होगा? तो उसका जो है एक सबसे प्राइम जो है टेक्निक है वो एक्सटिंक्शन का है। एक्सटिंक्शन इज बेस्ड ऑन द स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। भाई हम जो कोई भी एक्शन करते हैं तो हम उसका कुछ रिएक्शन चाह रहे होते हैं, हमें वी वांट समथिंग, देयर इज सम फंक्शनैलिटी ऑफ बिहेवियर, इसे कहते हैं देयर इज सम फंक्शनैलिटी ऑफ बिहेवियर। तो जब हम बिहेवियर एनालिसिस करेंगे तो हम सबसे पहली चीज तो यही देखते हैं ना, फंक्शनैलिटी क्या है उस बिहेवियर की। तो अगर वो जो भी फंक्शनैलिटी है उस बिहेवियर की वो इंडिविजुअल को नहीं मिले, तो फिर वो क्यों करेगा बिहेवियर? वो करेगा ही नहीं। अगर जो है कोई बच्चा इसलिए रोता है कि उसको माँ बाप का अटेंशन चाहिए, अगर रोने पे उसको अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो फिर जो है बच्चे को रोने से कोई फायदा ही नहीं होगा, वो क्यों रोएगा? फिर धीरे धीरे वो रोना बंद कर देगा। अनदर एग्जांपल, जैसे जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं मेंटल हॉस्पिटल वगैरह में, उनको जो है एक्स्ट्रा अटेंशन मिलता है स्टाफ से अगर वो अपनी साइकोटिक टॉक्स करते हैं, तो कि भाई लोग उन पे अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं, बातें उनकी सुनते हैं। तो अगर वो पेशेंट्स पे, इस टाइप के साइकोटिक पेशेंट्स पे जो है एक्स्ट्रा जितना जरूरत है उतना तो ध्यान दें, लेकिन साइकोटिक टॉक्स की वजह से जो है एक्स्ट्रा ध्यान देना बंद कर दें, तो उसकी साइकोटिक टॉक अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि उसको जो है वो मिल ही नहीं रहा है जो उसको चाहिए था, जिसकी वजह से वो बिहेवियर, द फंक्शनैलिटी डजंट एग्जिस्ट एनी मोर ऑफ द पर्टिकुलर बिहेवियर। तो ऐसे भी एक्सटेंशन किया जाता है। अब एक और भी चीज है इसमें साथ में कि इंडिविजुअल कोई जो है एक कोई सिंपल बिहेवियर नहीं लर्न करता है, उसके बिहेवियर की जनरली हायरार्की होती है।
कि भाई ये सबसे टॉप चीज मुझे चाहिए, अच्छा ये नहीं मिले तो ये मिल जाए, ये नहीं मिले तो फिर ये मिल जाए, और लास्टली कुछ ना मिले तो ये तो भाई मिलना ही चाहिए। तो ऐसे 3-4 चीजों की हायरार्की हो सकती है। तो वो हायरार्की जो है वो हमको समझनी पड़ेगी। तो अब ये हायरार्की में टॉप में क्या होगा, जो सबसे टॉप हायरार्की में होगा वो होगा जो मोस्ट प्रोबेबल होगा, जो बिहेवियर को अकर करना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीनेजर है, कोई पर्टिकुलर उसका अनडिजायरेबल बिहेवियर जैसे स्मोक करता है, तो वो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अकर होने की तब है जब कोई वो किसी लड़की को देखता है उसको इम्प्रेस करने के लिए, तो ये हायरार्की में टॉप हो गया। फिर सेकंड ये हो गया कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में जो है, लड़की नहीं भी है तो फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। पहली प्रायोरिटी उसकी लड़की थी, सेकंड प्रायोरिटी फ्रेंड्स हो गए। फिर थर्ड प्रायोरिटी है कि जब कोई उसको देख रहा हो, एनीबॉडी अननोन, कि टू लुक मैनली और एडल्ट, द पर्सन स्टार्ट स्मोकिंग इफ समबडी इज वाचिंग, इवन अननोन पर्सन। तो ये 3 हायरार्की हमें मिल गई। तो ये 3 मोस्ट प्रोबेबल सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन हो गई जिसमें वो बिहेवियर स्मोकिंग का अकर करेगा। तो ये जो है हमें समझनी होगी, और उसमें वो रिलेटिवली उनको समझना होगा कि किसमें कितना इनमें डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड चांसेस ऑफ अकरेंस, वो हमें समझना होगा। और फिर उसके हिसाब से हमें जो है एक्सटेंशन वाला जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लड़की वाले केस में उसको लड़की का अटेंशन चाहिए, तो लड़की कोई हो वहाँ पे और उसको हम बोलें कि इसको अटेंशन बिल्कुल मत देना, इग्नोर करे, स्मोक करता है करने दो। फ्रेंड्स को भी उसको फिर बोले, फिर हम पहले वो हो जाए फिर फ्रेंड्स को बोलें, फिर उसको जो है अकेले में ही रखें, कोई वॉच ही नहीं कर रहा उसको। तो धीरे-धीरे फिर उसका जो है ये एक्सटेंशन हो जाएगा, क्योंकि उसको डिज़ायरेबल रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है अपने बिहेवियर का, फंक्शनैलिटी इज़ नॉट बीइंग फुलफिल्ड, सो द पर्सन रीचेस द डिज़ायर्ड बिहेवियर। जब अनडिज़ायर्ड बिहेवियर हट गया तो डिज़ायर्ड बिहेवियर रह ही जाएगा। सो हाँ, और इसमें एक और ख़ास चीज़ होती है जो मैंने पनिशमेंट के टाइम में भी बताई थी, कि आप उसको अनडिज़ायर्ड बिहेवियर से ही सिर्फ़ रोकना नहीं होता, आपको डिज़ायर्ड बिहेवियर की तरफ ले जाना भी होता है। तो उसमें सक्सेस के चांसेस बेटर होते हैं, ठीक है? कि अनडिज़ायर्ड बिहेवियर हमेशा आपके सामने हो, वो ज़रूरी नहीं है। तो आप यू मे नॉट बी एबल टू मॉनिटर एवरी टाइम अनडिज़ायर्ड बिहेवियर इज़ अकरिंग। लेकिन अगर जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है, उसका रिइंफोर्सर आपने कर दिया, तो फिर जो है वो अपने आप जो है इंडिविजुअल खुद आके कहेगा कि मैंने ये किया था, और उसके प्रूफ भी देगा आपको। लेकिन अनडिज़ायर्ड बिहेवियर के वो प्रूफ लाके आपको नहीं देगा। तो इसलिए एक्सटेंशन थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर है, बट इट इज़ ए मेथड। तो अब इसमें एक और नुकसान ये है कि एक्सटेंशन में, जब भी मैंने जैसे बताया कि बच्चा जो है तोड़-फोड़ कर रहा है अगर, तो यू कैन नॉट कीप इग्नोरिंग द चाइल्ड, कि हम इग्नोर कर रहे हैं जी, वो अटेंशन चाह रहा है। यू जस्ट कांट डू दैट, क्योंकि द बिहेवियर इज़ डिस्ट्रक्टिव और डिसरप्टिव। तोड़-फोड़ कर रहा है या दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सो आप नहीं उसको इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको अटेंशन देना पड़ेगा। तो इस फिर अगर अटेंशन जैसे ही दोगे तो फिर जो है उसका एक्सटेंशन नहीं होगा। तो ये एक ड्रॉबैक है। और दूसरा क्या है कि एक्सटेंशन को अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके इमोशनल साइड इफेक्ट भी होंगे, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, कन्फ्यूजन। होगा क्या कि जब उसको जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल रही है, फंक्शनैलिटी इज़ नॉट बीइंग फुलफिल्ड, तो ऑब्वियस बात है उसको फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन से एंगर होगा, एंड देन उससे एंगर भी हो सकता है, कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि भई अब मैं अटेंशन पाने के लिए क्या करूँ? या हाउ डू आई लुक मैनली नाउ? तो वो कुछ और स्टूपिड बिहेवियर ना कर ले, ये भी हो सकता है। तो इसमें जो है वही जो पनिशमेंट के केस में मैंने बताया था, इसमें भी वही चीज़ है कि हम एक्सटेंशन जब अप्लाई कर रहे हैं तो साथ के साथ में जो अल्टरनेटिव बिहेवियर है, जो कि हमेशा होना चाहिए। हम केवल मैल अडैप्टिव बिहेवियर को नहीं बोलते हैं ये खराब है, हम ये भी बताते हैं कि भई ये ठीक है, तो ये नहीं करना है और ये करना है। जो करना है वो तो उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंटीन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टिंग अटैच्ड है, उससे तो हम कहेंगे रिइंफोर्सिंग अल्टरनेटिव बिहेवियर। और जो मैलएडैप्टिव बिहेवियर के साथ में हमने डिसाइड किया है कॉन्टिजेंसी को या एक्सटेंशन को, तो वो फिर हमारा एक्सटेंशन में चला जाएगा। ये है। पनिशमेंट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ।
इसमें पनिशमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और पनिशमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव पनिशमेंट में कब होगा? पॉजिटिव पनिशमेंट मतलब पॉजिटिव का समथिंग इज इंक्रीजिंग। समथिंग इज इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि जो आप चाह रहे हो वो चीज जो है नहीं हो। आप किसी चीज को चाह रहे हो कि नहीं हो, तो नहीं होने के लिए आप क्या करोगे? कुछ अनप्लेजेंट स्टिमुलस डालोगे। अनप्लेजेंट स्टिमुलस जो आप डालोगे तो उससे जो है इंडिविजुअल को कुछ जो करना चाह रहा है वो नहीं करेगा। तो क्या होगा? पॉजिटिव पनिशमेंट में जो कॉन्टीजेंसी हमने जो भी हमने डिसाइड करी कॉन्टीजेंसी, उसका रिजल्ट होगा कि प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी उस बिहेवियर की, उस पर्टिकुलर बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होगा कि कोई उसका जो है पर्टिकुलर होगा, जो भी क्या कहते हैं स्टिमुलस जो हमने डिसाइड किया है यहाँ पे जो नेगेटिव का मतलब कम हो रहा है, तो अनप्रेजेंट स्टिमुलस को हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो अनस्टिमुलस सॉरी ये जो अनप्रेजेंट स्टिमुलस को हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो कोई पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो रीइंफोर्स हो रहा है कि हाँ ये करने से मुझे रिलीफ मिलेगा। अब एग्जांपल से समझते हैं कि हमने जो है उसको बोला कि अगर तुम ये काम होमवर्क नहीं करोगे घर का, तो तुम्हारा जो है खेलना बंद। तो ये पॉजिटिव पनिशमेंट हुआ क्योंकि हमने अनप्लेजेंट स्टिमुलस को बढ़ाया। ठीक है, फर्दर इसको भी कर सकते हैं कि अच्छा 2 दिन लगातार नहीं किया तो अब खेलना तो बंद पहले से ही था, अब टीवी भी बंद। तो ये भी पॉजिटिव पनिशमेंट हुआ। सो इस तरह से पॉजिटिव पनिशमेंट क्या करेगा कि इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर इट इज कंटिजेंट अपॉन। ये की बात है। देन नेगेटिव पनिशमेंट में उल्टा हो रहा होगा, वहां पे जो डिजायर्ड बिहेवियर है वो इंक्रीज हो रहा होगा क्योंकि अनप्रेजेंट चीज उसकी हट रही होगी। जैसे इसी एग्जांपल को हम नेगेटिव पनिशमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बच्चे ने होमवर्क करना शुरू कर दिया, तो उसने जैसे 50% काम करना शुरू कर दिया, तो हमने कहा ठीक है तुमने थोड़ा सा तो शुरू किया है, तो अब तुम्हारा जो है टीवी तो देखना चालू कर देते हैं। तो ये नेगेटिव पनिशमेंट हुआ, हमने अनप्लेजेंट स्टिमुलस को रिड्यूस किया। और फिर उसने फिर कंटिन्यू किया, 100% करने लग गया, तो हमने कहा ठीक है अब तुम्हारा खेलना भी चालू। तो हमने वो अनप्लेजेंट स्टिमुलस को फर्दर रिड्यूस किया, इसलिए वो नेगेटिव पनिशमेंट है। तो इस तरह से ये दोनों चीजें होती हैं पनिशमेंट में। अब रिएक्शंस टू पनिशमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको ना बड़े ध्यान से समझना कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़ा ही काम में आने वाली चीज है। अगर हम पनिशमेंट देंगे तो ऑब्वियसली पनिशमेंट से तो सभी अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो बच्चा हो या क्रिमिनल हो या कोई एडल्ट हो। अब पनिशमेंट को अवॉइड करने की सब कोशिश करेंगे और वो एक ऑल्टरनेटिव बिहेवियर को चूज करेंगे जिसमें कि उसको जो प्लेजेंट स्टिमुलस मिल रहा है वो मिलता रहे मगर पनिशमेंट ना मिले। एग्जाम्पल, जैसे आपने बच्चे को देखा कि वो जो है लेटर से अल्कोहल पीने लग गया है, घर में आता है अल्कोहल पी के आता है शाम को, तो पेरेंट्स ने स्मेल कर लिया या पकड़ लिया, जैसे भी हो सकता है अल्कोहल लेते ही पकड़ ले, तो अब आपने पनिशमेंट उसका दिया। तो अब बच्चे को ये तो पता चल गया कि मैंने अल्कोहल लिया तो मुझे पनिशमेंट मिला और आगे भी मिलेगा, कॉन्टिजेंसी क्लियर हो गई। लेकिन वो नशा करना चाहता है। अब नशा करना चाहता है तो उसके लिए क्या करेगा? कोई और ऑल्टरनेटिव ऐसा नशा करने लग जाएगा जो आप पकड़ ही ना पाओ। जैसे वो कोई ड्रग्स लेने लग जाए, अफीम है, चरस है, गांजा है, कोकीन है, इस टाइप की चीज लेने लग जाएगी, उसकी स्मेल नहीं आती है, या कोई टैबलेट्स वगैरह आती हैं वो लेने लग जाएगा। तो ये जो बिहेवियर रिप्लेसमेंट है इसका खतरा इसमें रहता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब और दूसरा है जैसे कि कोई अनडिजायरेबल बिहेवियर बच्चे का, लेटर से कि बच्चा जो है बेसमेंट में जाने से डरता है,
तो वो बेसमेंट में जाने से डरता है, और इस बात पे अगर आप पनिशमेंट दे रहे हो बच्चे को, तो उसका अंधेरे का डर जो है, बेसमेंट में जो अंधेरा रहता है उसका और बढ़ जाएगा। ऑलरेडी तो डर था ही, प्लस पनिशमेंट का हो गया। तो ये भी एक बात है। तीसरा क्या होता है कि जो पनिशमेंट जब मिलता है, तो वो इंडिविजुअल जो है किसी और को ब्लेम करने की कोशिश करने लग जाता है। तो ये भी है, मतलब वो कभी अपनी गलती स्वीकार करेगा नहीं। और फिर और एक और डिसएडवांटेज क्या है कि जब पनिशमेंट हम देंगे तो वो बच्चे के लिए मॉडल बन जाता है एग्रेशन का, कि अच्छा कोई गलती करे तो ऐसा करना चाहिए। तो वो भी एक गलत चीज़ है, एक रॉन्ग बिहेवियर बच्चे के अंदर आता जा रहा है। भाई ये भी तो हो सकता है कोई इंसान समझाने से ही मान जाए, पर हम बच्चे को पनिशमेंट देंगे तो तो वही सीखेगा जो उसके साथ किया जा रहा है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। जैसे कि बच्चा देखे कि माँ बाप जब गुस्सा होते हैं तो मारते हैं, तो यही चीज़ वो भी मान लेगा। या जो जॉब में कोई अपने सुपरवाइजर को देखता है कि कोई गलती करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से लताड़ता है, बेइज्जत करता है। तो वही जब सबॉर्डिनेट ग्रो करके सुपरवाइजर बनेगा, वो भी यही करेगा। और और इसका सबसे बड़ा क्या होता है कि पनिशमेंट की वजह से ना लोगों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और अडैप्टेबिलिटी चली जाती है। क्योंकि उनको जो है, वो जो कर रहे हैं वो करते ही पनिशमेंट मिल रहा है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपको। तो अब या तो वो करना है या नहीं करना, बीच का कोई बिहेवियर रह ही नहीं जाता है। जैसे आपने कहा कि सिगरेट पियोगे तो आपको जो है इतने वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। तो ठीक है, आप इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हो तो हो सकता है कि वो सिगरेट थोड़े टाइम के लिए बंद भी कर दें, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप धीरे-धीरे करके रिड्यूस करो, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो पनिशमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और अडैप्टेबिलिटी वाली बात नहीं आ पाती इंडिविजुअल में, क्योंकि पनिशमेंट कभी ऐसे डिसाइड होता है कि आधा करोगे तो जो है पनिशमेंट इतना होगा, ऐसा नहीं होता है। पनिशमेंट है या नहीं है। और पनिशमेंट जो है उसमें भी 2 बातें हैं, एक तो कंसिस्टेंट होना चाहिए, और दूसरी बात ये कंसिस्टेंट के साथ-साथ वो इमीडिएट होना चाहिए। अगर पनिशमेंट जो है कंसिस्टेंट नहीं है और इमीडिएट नहीं है, तो उसका असर खत्म हो जाएगा। आज गलती करी है, 1 महीने बाद सज़ा मिल रही है, बच्चा नहीं सीखेगा, क्योंकि बच्चों के अंदर या जो भी गलत काम कर रहा है उसको इमीडिएट प्लेज़र चाहिए। सो इमीडिएट प्लेज़र उसको मिल गया, उसने खूब अच्छे से एन्जॉय कर लिया, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा टाइप का हो जाएगा। तो इसलिए पनिशमेंट अगर देना है तो कंसिस्टेंटली देना है और इमीडिएटली देना है। थर्ड थिंग, अल्टरनेटिव बिहेवियर उसको बताना है, ये करना है और ये नहीं करना है। फिर जो हाँ, जो पनिशमेंट है ये एक्सटिंक्शन के साथ में जो है अगर हम लगाएँ और अल्टरनेटिव बिहेवियर के साथ में, तो ये और भी बेटर काम करता है। जो अभी हमने ऊपर एक्सटिंक्शन पढ़ा, हम उसको ये करें कि जो भी उसको फंक्शनैलिटी बिहेवियर की वो उसको ना मिल पाए, और साथ में जो है पनिशमेंट भी मिले। बच्चे को जो स्कूल में जब वो उल्टी-सीधी हरकतें कर रहा होता है, तो उसको जो है इवन और बच्चों का जो अटेंशन मिल रहा होता है, भले ही टीचर पनिशमेंट भी दे रही है ना, तो भी बच्चे को जो है ये एन्जॉय कराता है कि सब उसको अटेंशन दे रहे हैं, बच्चे सब उसको बड़ा बिग बॉस समझ रहे हैं। तो उसको जो है क्लास के बाहर अगर खड़ा कर दिया जाए, कान पकड़ के जैसे, तो उसको जो है जो रीइंफोर्समेंट बच्चों के अटेंशन की वजह से मिल रहा था, वो खत्म हो गया, एक्सटिंक्शन वाली बात हो गई। और पनिशमेंट दिया, हमने बाहर खड़ा कर दिया कान पकड़ के, तो ये पनिशमेंट हो गया। और अल्टरनेटिव बिहेवियर हमने उसको बता दिया कि चुप रहोगे तो तुम्हारे को क्लास में अच्छे से रहोगे तो तुम्हारे को ये रिवॉर्ड मिलेगा। तब ये बेटर काम करेगा पनिशमेंट, खाली अकेला पनिशमेंट अपने में इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। और जितने भी लोग इन्वॉल्वड हैं, उनको पनिशमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि भई कब देना है, कितना देना है। अदरवाइज़ किसी को पता है पेरेंट्स में से एक पेरेंट तो दे रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो फिर उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। और कई बार जो है ना इसको एज़ सेल्फ एनफोर्स पनिशमेंट भी हो सकता है, जैसे कि कई तरीके से हो सकता है। मैं 2 एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एक जैसे कि कोई एडल्ट है, तो उसको जो है कोई पर्टिकुलर हैबिट की आदत है, तो उसको बोलेंगे कि भई रिस्ट पे आप जो है एक रबर बैंड पहनो, और जब भी आप ये बिहेवियर करो तो अपने आप को पनिश करो, रबर बैंड को खींचो और छोड़ दो, तो हाथ में लगेगी ना थोड़ा-सा,
तो रबर बैंड की चोट जब हल्की सी लगेगी तो उसका पनिशमेंट हो गया, ऐसे भी हो सकता है। या कोई अपना ये डेडलाइन फिक्स करता है कि मुझे ये काम इतने सैटरडे तक फिनिश कर लेना है। अगर मैंने सैटरडे तक फिनिश कर लिया तो संडे को अपने को ये रिवॉर्ड दूंगा, खुद पिक्चर जाऊंगा, ऐश करूंगा। और अगर जो है मैंने नहीं फिनिश किया तो फिर संडे को भी काम करूंगा, ये मेरा पनिशमेंट है। इस तरह से पनिशमेंट तब बेटर काम करता है। फिर एक और ऑल्टरनेटिव होता है पनिशमेंट का, वो है ओवर करेक्शन। तो अब ओवर करेक्शन में जो है, जब भी अनडिजायर्ड बिहेवियर होगा तो उसको बोलेंगे कि आप डिजायर्ड बिहेवियर को प्रैक्टिस करो। जैसे स्कूल वगैरह में लिखाते हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई, अच्छा दोबारा लिखो। जो इंडिविजुअल गलत बिहेवियर के बदले में दोबारा से उसी टाइम सही बिहेवियर करेगा, वो ओवर करेक्शन की कैटेगरी। जैसे होता है टीचर 10 बार सही लिखो, एक बार गलत लिखा 10 बार सही लिखो, तो इस तरह से ओवर करेक्शन किया जाता है। ये हम ऑटिस्टिक बच्चों के केस में भी यूज कर सकते हैं डिसिप्लिन करने के लिए। तो उनको जो है, जैसे कोई पर्टिकुलर चीज हमने बोला कि ऐसे करनी है, उसने वैसे नहीं की, तो फिर जो सही चीज है उससे बहुत बार करवाई जाएगी। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। फिर एक और होता है रेस्टिट्यूशनल ओवर करेक्शन और रेस्टिट्यूशन, ये भी एक है। इसमें जो है जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे कहीं ज्यादा जो है हम अच्छा काम करवा रहे हैं। जैसे बच्चे ने मान लो सपोज दीवार पे कुछ लिखा, व्हाटएवर, तो वो जो लिखा दीवार के एक पर्टिकुलर पोर्शन पे लिखा, तो अगर हमने वो पोर्शन साफ करवा लिया, ये तो चलो करेक्शन का हो गया। लेकिन हमने बोला कि नहीं, पूरी दीवार तुम अब साफ करोगे, तुमने इतना पोर्शन गंदा किया ना, पूरी दीवार साफ करोगे, धोगे, तो ये रेस्टिट्यूशनल ओवर करेक्शन हो गया। ये है। तो ये दोनों डिपेंड करता है कैसे यूज करें। नेगेटिव पनिशमेंट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका दो बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिस्पॉन्स कॉस्ट एंड टाइम आउट। टाइम आउट में जो उसको, जहाँ पे उसको प्लेजर मिल रहा है वहां से हटा देंगे, वो टाइम आउट हुआ। और रिस्पॉन्स कॉस्ट में मतलब जो उसने किया है उसका नतीजा भुगते, वो रिस्पॉन्स कॉस्ट होगा। तो इंडिविजुअल को ये समझ में आएगा कि वॉट एवर बिहेवियर आई इंडल्ज इन, इट विल कॉस्ट मी। देन स्टिमुलस सैटिस्फैक्शन मैंने बता ही दिया है कि आप जो भी उसको रिइंफोर्समेंट स्टिमुलस दे रहे हो, अगर वो एक सर्टेन टाइम के बाद में उसको लगता ही नहीं है कि मुझे चाहिए ये, तो स्टिमुलस सैटिस्फैक्शन हो गया, तो फिर वो इफेक्टिव रिइंफोर्सर नहीं रहेगा। ठीक है। देन हाँ, तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। इसको हम डिफरेंट तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो एक बच्चा कोई मैच बॉक्स से खेलता है, तो अब मैच बॉक्स से वो खेल रहा है, उसको मजा आ रहा है माचिस को जलाने में, बट वी आर वरीड कि बच्चा माचिस से खेल रहा है, ये कहीं आग ना लगा दे कहीं घर में किसी के या अपने ही। तो हम जो है एज ए पनिशमेंट ये स्टिमुलस सैटिस्फैक्शन करेंगे। तो हम मान लो कि 100 मैच बॉक्स, 500 मैच बॉक्स लेके आए और बच्चे को बोला जलाओ, तुम सारी जलाओगे एक एक करके। तो वो करते 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 उसको स्टिमुलस सैटिस्फैक्शन या फिर उसको इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा मैच बॉक्स में, तो वो जलाना बंद कर देगा। तो एक तरह से जो है ये एवर्सिव काउंटर कंडीशनिंग जैसा है। अनदर एग्जांपल आई विल गिव यू। जैसे स्मोकर है, वो स्मोकिंग नहीं छोड़ रहा है, वो उसको जो है कोशिश कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम जो है सिगरेट बोलेंगे, अच्छा पियो। उसने एक पी, और पियो, और पियो, और पियो, तो एक लिमिट के बाद में उसको जो है सिमिलर सैचुरेशन हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एवर्सिव कंडीशनिंग हो जाएगी। सिगरेट पीते ही उसको जो है बहुत बुरा लगेगा। बट ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है डॉक्टर के सुपरविजन में करानी है, क्योंकि उसके लंग्स की क्या कंडीशन है और क्या बीमारियां हो, तो डॉक्टर डिसाइड करेगा। लेकिन ये एज ए टेक्निक इट कैन बी यूज। सो ये एवर्सिव काउंटर कंडीशनिंग के जैसा ही है, इसमें सिमिलर सैचुरेशन हम करवा देते हैं। तो एरियाज ऑफ एप्लीकेशन जो मैं बता ही चुका हूँ अधिकतर बात करते करते। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जब बच्चा बड़ा हो रहा है, डेवलपमेंटल स्टेज में है, वहाँ पे इन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं जो भी हमने बात करी है, जितने भी हमने बात की है। तो जैसे
people with developmental disabilities may exhibit serious problem behavior such as self-injurious behavior, aggressive behaviors and destructive behaviors. तो यहाँ पे इनको यूज किया सकता है। ठीक है, जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक जो हमने बात की है, ये सब बहुत काम आती है यहाँ पे। और ऑब्वियसली ये इम्प्लीमेंट तो जो स्टाफ होगा उसके जरिए ही होंगी, या पेरेंट्स के जरिए होंगी, या टीचर्स के जरिए होंगी। तो उन लोगों को ट्रेंड आपको करना पड़ेगा। फिर मेंटल इलनेस के केस में भी हो सकता है बिहेवियर जो है हमें मॉडिफाई करने पड़े। तो उस जैसे क्या क्या होगा, जैसे डेली लिविंग स्किल्स, सोशल बिहेवियर, एग्रेशन, ट्रीटमेंट कंप्लायंस, साइकोटिक बिहेवियर एंड वर्क स्किल्स, इन सब जगह पे भी हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स लगा सकते हैं। जैसे टोकन इकोनॉमी मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, एजुकेशन में क्लास का मैंने बता ही दिया है, ये सब यूज सकता है। रिहैबिलिटेशन में भी जैसे कोई इंजरी हुई है, हेड इंजरी हुई है किसी को, तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गए, तो रिहैबिलिटेशन में उसको कंप्लायंस के लिए ये हम वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। कम्युनिटी साइकोलॉजी में तो बहुत ही यूज किया जाता है इसको। आपको सोसाइटी में चेंजेस लाने हैं तो ये सारे बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स जो हमने बात करी, ये सारे अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे कि कूड़ा जो है वो लिटर नहीं करना, तो इसमें ये सारे टोकन इकोनॉमी, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमने क्या करना है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। ये सब दीज आर द एग्जांपल्स जो हम यहाँ पे कम्युनिटी साइकोलॉजी में इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी करते हैं, तो उसको जो है जब क्लिनिकल साइकोलॉजी में करते हैं तो नाउ वी कॉल इट बिहेवियर थेरेपी। अब थेरेपी हो गया ना, क्योंकि वो डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ गया। तो बिजनेस, इंडस्ट्री, ह्यूमन सर्विसेज, इनमें भी होता है। इवन जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजमेंट, वहाँ पे भी होता है। एम्प्लॉयज़ को जो है कंट्रोल करने के लिए दिस कैन बी एम्प्लॉयड, और होता है, ये यूज़ किया जाता है। जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो है लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो वो जो है आप किसी बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे हो कि जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिलेगा उसको ये चीज़ मिलेगी, तो सब जो है वो चीज़ पाना चाहते होंगे। ऑब्वियसली इट कुड बी इंक्रीज इन सैलरी या सम कैश रिवॉर्ड, इट कुड बी इवन वन डे लीव ऑल्सो, ये भी हो सकता है। वो करना चाहेगा, पाना चाहेगा जो इंसान, तभी तो बिहेवियर करेगा। तो रीइंफोर्सर ऐसा ही चूज़ किया जाता है जो सब चाहें, या कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते, तो हर एक जो है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनना ही नहीं चाहेगा, तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। देन चाइल्ड मैनेजमेंट में भी पेरेंट्स जो है वो भी जो है इन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं बच्चे के साथ में, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। और ये चीज़ें जो है अगर पेरेंट्स को अगर हम ट्रेन करें तो बहुत काम में आती है, क्योंकि हर पेरेंट को ये नहीं पता होता है। अब ये कहाँ का यूज़ होगा, जैसे बच्चा जो है बेड वेटिंग कर रहा है, बिस्तर में जो है यूरिन पास कर देता है, टेम्पर टेंट्रम है, एग्रेसिव बिहेवियर है, बैड मैनर्स है, स्टटरिंग है, और इस तरह की जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे जो है हम रीइंफोर्स कर सकते हैं। एंड स्पोर्ट्स में यहाँ पे तो बहुत ही यूज़ होता है ये सारी चीज़ें जो है। जैसे स्पोर्ट्स में सबसे एक बहुत बड़ा जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन का, प्रैक्टिस करना और न्यूट्रिशन लेना। तो हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली जो हेल्दी लाइफस्टाइल बिहेवियर है उसको हम रीइंफोर्स करना चाहते होंगे, और जो अनहेल्दी बिहेवियर है उसको डिक्रीज करना चाहेंगे, जैसे कि स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ओवर ईटिंग है, ये सब हम रिड्यूस करना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली वही जो हमने सारी टेक्निक्स जो पढ़ी हैं वो हम कर सकते हैं। देन मेडिकल प्रॉब्लम्स के केस में भी हम कर सकते हैं। मेडिकल प्रॉब्लम्स में कई तरह के इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तो कंप्लायंस और मेडिकेशन है, वो भी हो सकता है कि ना हो, कि जो भी कंप्लायंस है, ये दवा खानी है, इतने बजे खानी है, इतनी खानी है, इतने दिन में खानी है, वो अगर कंप्लाई नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ पे ये हम
यूज कर सकते हैं। सो हाँ, so behavior modification are also used to promote behavior that have a positive influence on physical और medical problems। ये भी है। अगर हम जो है, जैसे हमने बात डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पहले की हुई है कि जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जितने भी, हर एक में जो है रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन और डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल एबिलिटी एक्सरसाइज करना, ये बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये बॉडी को इन जनरल जो है बेटर फील कराता है। तो ये अगर हम प्रमोट कर रहे हैं कि अगर जो डिजायर्ड बिहेवियर है वो करे, कि प्राणायाम करे, फिजिकल एक्सरसाइज करे, मेडिटेशन करे, रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है वो यूज करे, तो मेडिकल प्रॉब्लम काफ़ी जो है दूर हो सकती है। जैसे कि या एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी तो रिड्यूस हो ही सकती है डेफिनेटली। जैसे कि हेडेक होता है किसी को, तो ऑब्वियसली जो मैंने चीज़ें बताई उसमें हेडेक उसका कम होगा। ब्लड प्रेशर किसी का हाई रहता है, डेफिनेटली डाउन आएगा। रिलैक्स बॉडी होगी तो ब्लड प्रेशर डाउन आना ही आना है। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस है, ये खाने पीने में जब लापरवाही करते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, तो होगा ही होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस। तो अगर हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को प्रमोट करेंगे तो वो नहीं होगा। मेडिकल रेजिमेंट का तो मैंने बता ही दिया है कि उसमें है। तो अब इस पर्टिकुलर जो मेडिकल प्रॉब्लम के रिलेटेड जो है हम ये सब अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका नाम बदल जाएगा, क्या कहेंगे, बिहेवियरल मेडिसिन और हेल्थ साइकोलॉजी, ये है। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर में होगा, तो बिहेवियरल मेडिसिन और हेल्थ साइकोलॉजी कहलाएगा। ये ऐसी चीज़ है जो आमतौर पे लोग जो है, पीपल डोंट नो दिस, वो सोचते हैं कि ये कुछ बिहेवियर मेडिसिन कुछ अलग से चीज़ होती होगी। It is not that. It is just behavior modification when applied in the context of medical problem. It becomes behavioral medicine or health psychology. So with this, I think we have finished this chapter finally. So I am stopping the recording.